अब आवाज आ रही है बेटा? अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एरिया। वहां पर तो आज की क्लास में जो हम जिस एरिया को कवर करने वाले हैं वो बेसिकली इक्विटी साइड का एरिया है। और हम अपनी लास्ट के लेक्चर में डेट के एरिया को अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके थे। तो इक्विटी का एरिया बेसिकली ऐसा है कि पहले हम बात कर रहे थे, मैं इसे लिखना भी शुरू करता हूँ ताकि आप बच्चों को और अच्छे तरीके से समझ आए। बेटा अभी स्टार्ट ही किया है, अभी स्टार्ट ही किया तो मसले वाली बात नहीं है। देखिए दोस्त, डेट डेट फाइनेंस का मतलब ये था, डेट फाइनेंस का मतलब ये था कि आप दूसरे यानी थर्ड पार्टी से कहते थे कि मुझे एसेट चाहिए और आप इसके पैसे दे दें। यानी मैं थर्ड पार्टी को ये कहता था कि पेमेंट आप कर दें और स्लोली ग्रेजुअली मैं आपको पे ऑफ करता रहूंगा। तो इसको हम कहते थे डेट फाइनेंस। या आप मुझे पैसे दे दें, मुझे जब जब जो जो एसेट खरीदना होगा मैं वो क्या करूंगा, परचेज करता रहूंगा। लेकिन अब हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्विटी फाइनेंस। यानी अब मैं लेट सपोज इक्विटी फाइनेंस को मैं इस तरीके से समझते हैं कि लेट सपोज आपने कहा कि आपको पैसे चाहिए, आपको चाहिए पैसे। अब पैसे क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो आपने कहा कि भाई पैसे मांगने का तरीकेकार क्या है। पहले तो आप थर्ड पार्टी यानी बैंक के पास गए, और जब आप बैंक के पास गए तो आपने बैंक को कहा कि भाई मुझे लोन दे दो, और लोन की सारी टर्म माशाल्लाह आपको पता है। लेकिन अब आप गए, आपने कहा यार मुझे अब जनरल पब्लिक से पैसे चाहिए। अच्छा भाई, जनरल पब्लिक से आपको पैसे चाहिए तो क्या तरीकेकार है भाई जनरल पब्लिक से पैसे लेने का। आपने कहा कि यार जुम्मे को जाते हैं मस्जिद के बाहर, जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जाते हैं और है ना पैम्फलेट्स बांटते हैं और कहते हैं भाई जिस जिस को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आओ पैसे दो, आओ पैसे दो, मैं उनको ओनरशिप दे रहा हूँ। तो लोगों ने बोला कि पागल पागल हो गया, मस्जिद के बाहर कौन ये पैम्फलेट बांटता है और अपनी कंपनी का अपने बिजनेस का ओनर बनाता है। तो ख्याल है भाई फिर मैं क्या करूं ऐसा कि भाई जनरल पब्लिक तक या मस्जिदों में ऐलान करा दूं कि मेरी एक कंपनी है जिसको इसका ओनर बनना है, बन सकता है। क्या करूं मैं ऐसा। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई एक इदारा है जिसका नाम है SECP। इसका पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बोला इस इदारे पे जाओ और इसे बोलो कि जनरल पब्लिक को बोले कि मेरी कंपनी में अगर जिसने इन्वेस्ट करना है वो मेरे ओनरशिप खरीद सकता है। यहां तक बात समझ आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। देखो मुझे जनरल पब्लिक को बताना था, मुझे आप जैसे बच्चों को बताना था कि मुझे पैसे चाहिए अपनी कंपनी के लिए, आपको अगर ओनर बनना है तो आप मेरी कंपनी के ओनर बन सकते हो। अब मैं क्या करूं, मैं हर अपने ARTT के टीचर से कहूंगा कि आप एक काम करें, आप अपनी क्लास में अनाउंस कर दें कि सर शाजिब की कंपनी में जो अमाउंट जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब मैं हर टीचर के पास अलग अलग जाऊं, हर टीचर के पास अलग अलग जाऊं, और अलग अलग जाने पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं, कोई मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, कोई मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा।
हो सकता है कोई मेरी रिक्वेस्ट पूरी करे, लेकिन उस प्रायोरिटी के साथ ना करे जिस प्रायोरिटी के साथ मैंने उसे बताई अपनी रिक्वेस्ट, तो ग्लिचेस आ सकते हैं। अब इसके बरक्स में क्या करता हूं, मैं कहता हूं सर तारिक तुनियो से कि सर आप एक अनाउंसमेंट कर दें, आप एक अनाउंसमेंट कर दें, और आप अनाउंसमेंट क्या करें कि भाई जिस बंदे को कंपनी में मेरी कंपनी का ओनर बनना है, मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद ले। अब सर तारिक ने एक काम किया, सर तारिक ने तमाम ग्रुप्स पे क्या किया, एक मैसेज चला दिया कि भाई जिस बंदे को फला कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो वो इस तरीके से शेयर होल्डर बन सकता है। तो मैंने यहाँ सर तारिक तुनियो को क्या कह दिया कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंसान जिसके पास तमाम लोगों का एक्सेस है, और फिर वो मुझे ये अथॉरिटी दे रहा है, वो इदारा, कि आप जनरल पब्लिक से पैसे ले सकते हो और उनको अपनी ओनरशिप दे सकते हो। अब मुझे एक बात बताएं, SECP का जो इदारा है क्या मुझे ऐसे ही परमिशन दे देगा, या इसकी एग्जांपल है सर तारिक ने मुझे ऐसे ही परमिशन दे दी कि हाँ बेटा आप जिसका पैसा चाहिए आप ले लो और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो? नहीं ना। सर तारिक बोलेंगे सबसे पहले बताओ आपको पैसे चाहिए क्यों? मैं बोलूंगा कारोबार करने के लिए। तो सर तारिक बोलेंगे क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं कहा मेरे पास पैसे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो रिटेन अर्निंग है, कंपनी का जो रिटेन अर्निंग है वो भी इन्वेस्ट होना लाजमी है, वो भी इन्वेस्ट होना लाजमी है, पहली बात। दूसरी बात, सर ने बोला तुम्हारा अपना पैसा काफी नहीं था। मैं कहा सर मेरा पैसा काफी नहीं था, इसीलिए तो मैं लोगों से पैसे मांगने आया हूँ। बोला भाई सबसे अच्छा तरीका है किसी बैंक के पास जाके लोन ले लो। मैं कहा मैं वो भी ले चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी कंपनी में डेट की भी जगह फुल हो चुकी है, यानी मैंने उधार मांग के भी अपनी बिजनेस में पैसे लगा दिए। तो सर ने बोला जरा मुझे एक बात बताओ, आप इन बच्चों को, यानी सर मुझसे क्या कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को क्या कहोगे, इन रिटर्न क्या दोगे, आप रिटर्न में क्या दोगे, ये भी तो बताओ ना। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर देखें बात ये है कि बैंक है ना, अगर एक इंडिविजुअल बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाता है तो बैंक पर ईयर फॉर एग्जाम्पल 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। मैं इन तमाम शेयर होल्डर को, जो जो बंदा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, मैं 12% का रिटर्न दे रहा हूं। 12% का रिटर्न दे रहा हूं, मतलब अगर एक बैंक 10 रुपए दे रहा है तो मैं 12 रुपए दूंगा। अब 12 रुपए में किस अंदाज में देता हूं वो मेरा तरीका है। हो सकता है 6 रुपए करके दूं, हो सकता है 9 और 3 रुपए करके दूं, हो सकता है 3 और 9 रुपए दूं, इट्स ये मेरे पे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बोला देखो भाई बात सारी ये है कि मेरे पास ना इस इंस्टीट्यूट में फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट है, इसमें 1000 स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपको पूरे 1000 लोगों से पैसे मांगने की अथॉरिटी नहीं दे सकता। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आप कितने लोगों तक का एक्सेस दे सकते हैं मुझे? बोला देखो जो आपके PRC के स्टूडेंट है ना, उन्हीं तक मैं आपको एक्सेस दे सकता हूं, उन्हीं तक मैं आपको एक्सेस दे सकता हूं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, मैं ARTT का टीचर हूं, और आप सब बच्चों को पता है कि जब भी कोई नया बैच बनता है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, लेकिन मैं एज अ टीचर ARTT में बनने वाले हर व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं हूं। मैं सिर्फ उसी ग्रुप का मेंबर हूं जो PRC से रिलेट है, यानी मेरी रीच, मेरी अथॉरिटी, मेरा कंटेंट डिलीवर उन लोगों तक ही रहेगा जो PRC ओरिएंटेड है। जो बच्चा कैफ में चले गया वो मेरे डोमेन से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो इस इदारे का स्टूडेंट तो है, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। मेरे स्टूडेंट में कौन कौन आता है? जिसकी अथॉरिटी मुझे मिली हो। ठीक है बेटा? अच्छा, मुझे अथॉरिटी मिली PRC तक। अब मुझे एक बात बताओ, PRC में क्या सिर्फ PRC 5 ही है? आप बोलोगे नहीं सर, PRC 1 से लेकर PRC 5 तक है।
अब मुझे पूरे पीआरसी की क्या मिली थी? अथॉरिटी। इसे हम कहेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लेकिन मैं किस तक रीच है, मैं किस तक पैसे मांग सकता हूं? पैसे मांगने का मतलब है कि मेरी बात को सबसे ज्यादा एक्नॉलेज कौन से पीआरसी का स्टूडेंट करेगा? मेरे अपने सब्जेक्ट का स्टूडेंट। ठीक है, मेरे अपने सब्जेक्ट का स्टूडेंट। तो मैं यहां पर कहता हूं कि भाई मैंने जितने लोगों को इशू किया है, इशूड शेयर कैपिटल, वो कौन से हैं? ओनली पीआरसी 5, ओनली पीआरसी 5। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है जब आप मेरे बच्चों ने इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूं, पूरे पीआरसी में लेट सपोज बच्चे हैं 300, पूरे पीआरसी में बच्चे हैं 300, और मैंने लेट सपोज 250 बच्चों को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। अब मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। क्या जिंदगी थी? मुझे प्रॉफिट मिलता, मैं उसमें से पहले लेस करता इंटरेस्ट, मेरे पास आ जाता पी ए सॉरी पीबीटी आ जाता, इसमें से मैं लेस करवाता टैक्स, और फिर मैं कहता कि भाई ये मेरा पैट है। पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब बताओ किसे डिविडेंड देना है? तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ जाते मेरे पास, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मेरे पास आ जाते और कहते सर हमारा हिस्सा लाओ। मैं बोलता ये लो तुम्हारा हिस्सा। ऐसे कहानी चलती गई चलती गई चलती गई, सब सुकून में हुआ। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा हुआ कि फास्ट ट्रैक का इसके स्टूडेंट आ गए अचानक से। पीबीटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है मेरे बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अचानक से फास्ट ट्रैक वाले बच्चे आ गए। फास्ट ट्रैक वाले बच्चों ने कहा कि सर अब हमें भी टाइम दें, हमें भी शेयर इशू करें। मेरा टाइम को मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे? शेयर इशू करने के उस पे। आई होप कि आप मेरी इस एग्जाम्पल को समझ रहे हो, आप मेरी इस एग्जाम्पल को समझ रहे हो। अच्छा जी, तो अब मैंने इनको टाइम देना शुरू किया। अब मैं जब इनको टाइम देता तो आप बच्चे यानी मार्च बैच के बच्चे क्या कहते? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सर आप ज्यादा टाइम उनको ही देते हैं, क्या चक्कर है, आप तो हमें टाइम ही नहीं देते। तो ये बात क्या होना शुरू हो गई? ये बात क्या होना शुरू हो गई? ये कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, प्रायोरिटी पे आने लगी बात। और कुछ बच्चे ताना मारेंगे कि सर फेवरेटिज्म कर रहे हैं आप, एक्सेप्ट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फास्ट ट्रैक के बच्चों को लाना मैंने क्या पहले से सोच के रखा था? फास्ट ट्रैक के बच्चों को लाना क्या मैंने पहले से सोच के रखा था? नहीं। एक ऐसी नौबत आई, एक ऐसी नौबत आई कि मुझे मजबूरन जाना पड़ा, मुझे मजबूरन जाना पड़ा। क्या मजबूरी थी? कि भाई एग्जाम से पहले कुछ बच्चे ऐसे आ गए थे जिनको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, उनको मना नहीं कर सकता था, उनको मना नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, या फास्ट ट्रैक से अच्छा एक और एग्जाम्पल हम ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई अब हमारी क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट भी ऐड होने लगे, हमारी क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट भी ऐड होने लगे। अब उनको कंफर्ट जोन देने के लिए मैं अगर उनको थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेता हूं, यानी मैं से मुराद कंपनी, कंपनी उनको ज्यादा फोकस कर लेती है, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि मेरे शेयर होल्डर
सस्टेन रहेंगे। लेकिन नुकसान क्या है, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात देखो, होता क्या है, जब न्यू स्टूडेंट क्लास में आता है, तो एक ओल्ड स्टूडेंट है और एक न्यू स्टूडेंट है। अब दोनों ने सवाल किया, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? न्यू स्टूडेंट को। ये बाय डिफॉल्ट है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट की साइकी मैं समझता हूं और वो मेरी साइकी समझता है, और वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं उसको बोल सकता हूँ, जानी 2 मिनट के लिए तू रुक, ये नया जो बच्चा आया है ना, पहले इसको मुझे सेट करने दे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको अभी टाइम पे सेट नहीं किया ना, तो हो सकता है कि डीमोटिवेट हो जाए। तू तो मेरा भाई है, तू मुझे जानता है, जिगर है अपना, तो तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे को थोड़ी देर के बाद इस बंदे से ज्यादा टाइम दूंगा, तो तू टेंशन नहीं ले। तो ये ओल्ड स्टूडेंट समझ लो ऑर्डिनरी है, और ये क्या है? प्रेफरेंस है। क्या यहां तक बात समझ गए? लाइट्स ऑन कर दो सारी, और अंदर का फैन बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। कोई बात नहीं, मैं आधे पौने घंटे का और एक सेशन है। लाइट्स ऑन कर दो सारी। प्रेफरेंस शेयर एक क्लास के न्यू स्टूडेंट की तरह है, जो क्लास में आ रहा है और वो ये चाहता है कि मुझे अब सारी कंसंट्रेशन मिले, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन के पीछे एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसे क्या करना है, क्लास के माहौल में जल्दी एडजस्ट होना है। इस वजह से मैं एज अ टीचर उसकी बात को पहले सुनूंगा, और सुनने के बाद क्या करूंगा, जिसे कहना चाहिए जवाब दूंगा। तो क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? अब आ जाते बुक पे। अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना भाई, मेहरबानी होगी आपकी। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है क्या? अली हसन का सवाल है कि सर आफ्टर पैड ऑर्डर, नहीं बेटा, प्रेफरेंस को पहले मिलेंगे। मिसाल का एक इसकी एग्जांपल देता हूँ, देखो भाई, पैड, जैसे मैं आपको एक बात समझा, एक एग्जांपल है, अब शायद रिलेट कर पाओ कि नहीं कर पाओ। जब क्लास पूरी मैंने समझा दी, अब मैं कहता हूं बेटा जिसको सवाल पूछना है सवाल पूछे। अब 2 बच्चे मेरे सामने, एक है ओल्ड, एक है न्यू, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? न्यू। किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? न्यू को। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी नया पार्ट है। अगर मैंने इसको प्रेफरेंस नहीं दी तो ये कहेगा फिर मैं आपकी क्लास में आया क्यों? जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक माशाल्लाह से एक बच्चा आया, जिसने मुझे कहा कि जून बैच का बच्चा था, माशाल्लाह बड़ा प्यारा भाई था हमारा। उसने कहा कि सर मैंने बोला बेटा कौन न्यू स्टूडेंट है? तो उसने कहा सर मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ। अब वो आया, उसने बोला कि, मैंने बोला सही है सब? बोला कि हाँ सही है, मैं आपको चेक करने आया हूँ। मैं कर ले चेक, क्या करेगा चेक करने में? तो अब बात सारी ये थी कि उसके पीछे माइंडसेट क्या था कि भाई अगर ये टीचर मुझे सही तरीके से फैसिलिटेट करेगा ना, तो ही मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। तो उसके चेक करने, हालांकि वर्ड अजीब था, लेकिन चेक करने का उसका कहने का मकसद ये था कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मुझे कितनी प्रायोरिटी देते हैं। तो यही बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये चीज चेक करेगा कि उसे कितनी प्रायोरिटी मिली जा रही है।
तो उसे प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड में, उसे प्रायोरिटी मिलती है लिक्विडेशन के पास। लेकिन मैं उसे क्या कहता हूं, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लो, अगर वो न्यू स्टूडेंट, मैं क्लास में मशवरा कर रहा हूं कि बेटा आज एफएक्यू सेशन कब रखूं, और वो न्यू स्टूडेंट कहता है कि सर आज एफएक्यू सेशन 10 बजे रखो, तो आपको क्या लगता है उसकी बात मानूंगा मैं? क्यों? क्योंकि उसको उस नौयत का पता ही नहीं है जो मैं और आप पहले से चलती हुए आ रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि मैं उसको बहुत सी चीजों में प्रायोरिटी दे रहा हूं जो कि ऑर्डिनरी को नहीं दे रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है पता है? डिसीजन मेकिंग के वक्त पार्टिसिपेशन करवाना। इस चीज की प्रायोरिटी कभी जिंदगी में प्रेफरेंस को नहीं मिल सकती। इस चीज की प्रायोरिटी कभी जिंदगी में, हाउ टू बिकम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाय परचेजिंग द शेयर ऑफ द कंपनी। सिंपल। By purchasing the share of the company, you can be a preference shareholder. Does equity? No, beta. When it comes to finance, you do not need to submit. You do not need to collateral anything. क्योंकि आप पैसे ओनरशिप, क्योंकि इसमें कोलेटरल नहीं है, इसमें आप ओनरशिप दे रहे हो। बट डेट में आप रिटर्न में कुछ नहीं देते, तो आप कोलेटरल रखवाते हो। बेटा, हाउ टू बिकम अ नॉर्मल शेयर होल्डर? बाय परचेजिंग द शेयर होल्डर, बाय परचेजिंग द शेयर्स। तो जब हमारे पास शेयर के लिए आप ज्यादा आ जाए, और यार थोड़ा सा, बेटा मैं यही डिफरेंस समझाने के लिए तो इतनी बड़ी बहस की है मोहम्मद अशाम। ये इतनी बड़ी बहस मैंने की क्यों है? इतनी देर से मैं ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस तो समझा रहा था। एक मिनट बेटा रुकिएगा, मैं पहले ऊपर से थोड़ा सवाल पढ़ लूं। तो स्नेहा बेटा, आपको मैंने जवाब दे दिया कि फाइनेंसिंग में कोई कोलेटरल नहीं होता, क्योंकि आप पैसे के अगेंस्ट में ओनरशिप दे रहे होते हो। सर प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर में इंटरेस्ट ज्यादा, बेटा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट पहले मिलेगा। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता, इंटरेस्ट डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलता, पहले मिलता है। सर जब हमारे पास शेयर के लिए ये मैं समझा नहीं बेटा आपका सवाल। जब ऑर्डिनरी कम हो जाए, बिल्कुल यही बात है बेटा, यही बात है बेटा। ये कहीं भी नहीं लिखा कि न्यू शेयर होल्डर गेट्स प्रेफरेंस, ये कहीं भी नहीं लिखा। देयर आर सम सिचुएशन, देखो मैंने यहाँ पर फास्ट ट्रैक का जिक्र क्यों किया, इसीलिए किया कि भाई सर्टेन सिचुएशन के वक्त एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब हमें इन तमाम बच्चों को, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सेम है, मुझे इसका पार्ट बनाना पड़ रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि सवाल की स्पीड थोड़ी स्लो कर ली जाए, क्योंकि सवाल ऊपर चले जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता, तो बहुत से बच्चे फिर नाराज होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को मैं नाराज करूं। सर नो अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओनली डिसएडवांटेज, बिल्कुल नॉट ओनली बट वन ऑफ। जी बेटा मोहम्मद पूछें, आपने सर करके बुलाया है, पूछे। मोहम्मद फाइक, जी फाइक बेटा भाई पूछे। जी रोहान पूछे बेटा पूछे। सर जब शेयर होल्डर की लिमिट खत्म हो जाती है, फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, ऐसा ही होता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, अब बुक पे आ जाते हैं। अब बुक में सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें भाई, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर के बारे में बताया जा रहा है कि भाई आपको ये बताया जा रहा है कि इक्विटी रेफर्स टू ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इन कॉर्पोरेशन, द प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर होल्डर्स आर द ओनर,
a company obtain equity finance by selling new ownership, external financing और by retained earning, internal financing। ये 3 तरह के आपके पास यहाँ पर तरीकेकार है जिससे आप फाइनेंस रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एरिया था जिसको आपने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं मेरी अपनी जमा पूंजी, मेरी सेविंग्स, कंपनी के प्रॉफिट को सेव करके जब कंपनी पैसे लगाती है, या मैं ये कहूं कि कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स को सेव करती है, उस सेव करने वाले प्रॉफिट को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं बेटा? रिटेन्ड अर्निंग। बेटा मेरी बात सुनो चंदा, मुझे एक बात बताओ, आपकी पॉकेट में माशाल्लाह पैसे पड़े हैं, आपकी पॉकेट में पैसे पड़े हैं, आप एक चीज परचेज खुद से कर सकते हैं, तो क्या आप चाहेंगे अपने दोस्त को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओनर बनाना कि भाई आप भी आ जाओ, इन्वेस्ट कर लो और ओनर बन जाओ? आप क्या ऐसा चाहेंगे? क्या आप ऐसा चाहेंगे भाई? बेटा रिटेन अर्निंग और शेयर होल्डर में ना बहुत फर्क होता है। रिटेन अर्निंग कहते हैं प्रॉफिट, बेटा मैं वही समझाना चाह रहा हूं, इट्स नाइदर अ डेट nor credit, it's a amount that you save after earning the profit. Basically, in short, is the amount of saving from profit, and this profit is undistributable. You have distributed each and everything from this profit. Now the leftover of that profit is called retained earning. Getting my point मेरे बच्चा? स्नेहा बेटा क्लियर है बच्चा? ओके। अब यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर आपको बताया गया है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे ये रिटेन अर्निंग का जो पोर्शन है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ रिटेन अर्निंग क्या होता है। एक ऐसा पैसा, मिसाल इसको मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि आपके पास था पीबीआईटी माइनस किया इंटरेस्ट, आपके पास आ गया पीबीटी, फिर आपने माइनस किया टैक्सेशन, आपके पास आ गया पीएटी। अभी जो पीएटी है ना, इसमें से लेस करोगे डिविडेंड, क्या लेस करोगे? डिविडेंड। अब आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग जो है बेसिकली ये आपकी प्रॉफिट का बचा हुआ प्रॉफिट है। अब आप इसे जमा करते रहो, जमा करते रहो, जमा करते रहो, और एक जब अच्छी रकम हो जाए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि भाई मुझे 5 लाख रुपए सेव करने और इन्वेस्ट करने, अभी तक आपका रिटेन अर्निंग पहुंच चुका है 4.5 लाख। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस दफा प्रॉफिट थोड़ा कम आया, इस दफा प्रॉफिट कम आया तो आपका पैट आया 50,000। आपका पैट कितना आया मेरे बच्चे? 50,000। आपने अपने शेयर होल्डर को कहा देखो भाई मुझे एक इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके लिए टोटल अमाउंट क्या रिक्वायर्ड है? 5 लाख, और इस दफा मेरा जो टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है ना, वो बचा है 50,000। मेरी आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट है कि इस दफा मुझसे डिविडेंड ना मांगो। मैं इसमें 50,000 को ऐड करता हूँ, 5 लाख रुपए की अमाउंट बनेगी, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, बेहतरीन रिटर्न आना शुरू होगा। क्या आप मेरा साथ देते हो इसमें? बोला हाँ देते।
समझ आ रही बात? अब आपने इन गरीबों के 50,000 रुपए का हक मारा नहीं है, इनसे इजाजत लेके इन्वेस्ट करवाया। अब आपको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये 4.5 लाख भी और ये 50,000 भी, जो कि टोटल बनता है 5 लाख, आप इसे इन्वेस्ट करते हुए ना थोड़ा ख्याल रखो कि कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो जिससे पूरे 5 लाख रुपए पानी में चले जाए। आप कोई ऐसा काम ना कर लो, लेट सपोज आपको 3 महीने के बाद पेमेंट देनी थी, लेट सपोज 3 लाख रुपए की। अब आपने पूरे के पूरे 5 लाख रुपए कहाँ लगा दिए? एक पर्टिकुलर जगह पे। अब आपके पास इससे रिटर्न आने वाला है 1 साल के बाद। अब आपकी 3 महीने के बाद एक पेमेंट खड़ी है 3 लाख रुपए की। अब आप वो उसके देने के लिए पैसे नहीं है। अब आप बैंक के पास जा रहे हो उधार मांगने, एक नया उधार ले लिया, उसमें नया इंटरेस्ट, इसको पे करने। तो भाई इस तरह की हरकतें ना करो। आप जरा देख लो कि आने वाले वक्त पे किसी को पैसे तो नहीं देने, कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, करंट लाइबिलिटी, ये सारी चीजें देख दिखाने के बाद ही आप काम करो। ऐसे काम नहीं करो बेटा। बुक में कौन सी लाइन रीड करनी है बेटा रिटेंशन की? फर्स्ट पॉइंट वाली? अच्छा भाई, फर्स्ट पॉइंट भी रीड कर देते हैं यार आप लोगों के लिए। स्नेहा बेटा, who told you that if anything is neither a debt nor credit, so you cannot record this particular thing? Who told you about this? Retained earning is the profit. It also record while preparing the balance sheet. You record the net profit, na? So in here you also mention the retained earning on the balance sheet side. You cannot exclude anything from the accounting. You have to mention everything. इसकी छोटी सी एग्जांपल है बेटा, फ्यूचर में होने वाला प्रोविजन, फ्यूचर में अगर मुझे आज के दिन ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे कोई पैसे नहीं देगा, इसको भी अकाउंटिंग कहती है आज रिकॉर्ड करो। तो हाउ कुड यू से दिस कि रिटेन प्रॉफिट को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा कोई? समझ आ रही है मेरा बेटा बात? अकाउंटिंग जब इतनी बातों का एहतियात करती है कि आने वाले लॉस को आज रिकॉर्ड करो ताकि आपके जहन बना सको, तो आप कैसे कह सकते हो कि आज जो रिटेन प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी? मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं मेरा बेटा, कि ये पीछे एक लॉजिक चलती है, उस लॉजिक को हम अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा? आपको, अब मुझे पता है आप पूछ रहे हो, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो रिलेट करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो अकाउंटिंग क्या कहती है भाई, आने वाले लॉसेस को आज रिकॉर्ड कर लो ताकि आप टेंशन फ्री हो, ताकि जो शेयर होल्डर है ना उसको हर चीज फैक्ट की बेसिस पे मिले। ठीक है बेटा? तो डेट और क्रेडिट इसका कोई ताल्लुक नहीं है जिसे कहना चाहिए रिकॉर्डिंग से। अगर बिजनेस में कोई चीज हो रही है उसे रिकॉर्ड करना है। सही है मेरा बेटा? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा भी आ गई हैं, शुक्रिया। पहला पॉइंट मुझे डिस्कस करने का कहा था। अब ये देखो क्या कह रहा है, द कंपनी माइट नॉट अर्न लार्ज प्रॉफिट, अर्निंग कैन ओनली बी रिटेन इफ पॉसिबल। बेटा मैंने जो एग्जांपल दी है ना, ये 50,000 वाली, ये वही एग्जांपल है जो यहाँ लिखी हुई है बेटा, कि इस दफा कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। इस दफा कंपनी के पास, लेट सपोज इसकी एग्जांपल एक और लेते, ये ईयर 1 था जिसपे कंपनी का पैट कितना आया 50,000 का। तो कंपनी ने रिक्वेस्ट कर ली थी कि भाई एक काम करो, इस साल मुझे इन्वेस्ट करने दो, अगले साल मैं आपको दे दूंगा। और अगले साल भी पैट कितना आता है 50,000 का। तो आपको पता है डिविडेंड शेयर होल्डर क्या कहेंगे, भाई लास्ट ईयर तेरी बात मान ली थी, 50,000 रुपए तूने इन्वेस्ट कर लिए, इस साल तू हमारी बात मान ले, हमें डिविडेंड दे दे। तो उसमें से भी डिविडेंड पहले किसको दोगे? प्रेफरेंस वालों को, फिर अगर जो बच जाए किसको दोगे? ऑर्डिनरी वालों को।
यहां तक बात समझ आ गई मेरे बच्चे को? अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरी वॉइस कट हो रही है बेटा, काइंडली मेरी वॉइस कट हो रही है क्या? बाकियों को भी मेरी वॉइस कट हो रही है? एमटी के मोहम्मद तलहा खालिद, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रीज्वाइन कर लें। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, जो रीडिंग वाला एरिया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले रीड कर लें मेरा बच्चा, और अगर आपको रीड करने के बाद कोई लाइन ना समझ आए ना, तो आप मुझे वो तस्वीर भेज देना, मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये रीड वाला एरिया है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इस पेज पे मैंने जो बातें आपसे की है, जो बातें आपसे की हैं, ये तमाम बातें इस पर्टिकुलर पेजेस का क्या है खुलासा था, वर्ड टू वर्ड तो नहीं, लेकिन जितनी बातें मैंने प्रेफर्ड स्टॉक और इसकी उसकी की है, सारी की सारी यहां पर आपको दी हुई। तो मैंने आपको ओवरऑल समरी बता दी है कि रिमेनिंग पेज, इस टॉपिक के रिमेनिंग पेजेस के अंदर क्या बात है, सिवाय आखिरी पेज के जिसमें आपके पास डेट वर्सेस इक्विटी है। अब आपको यहां पर कहा जाता है, इस पर्टिकुलर पैरा में कहा जा रहा है, जी मेरा बेटा स्नेहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसको हम कहते हैं डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंस। आप अगर यहां पर नोट करो तो यहां पर हमने सर तारिक की एग्जांपल दी थी, ठीक है सर, तारिक की एग्जांपल ली थी कि वो मुझसे क्या पूछेंगे कि भाई आपके पास डेट कितना है, आपके पास रिटेन अर्निंग कितनी है। तो बेटा यहां पर भी आपको कुछ इसी तरह का सिस्टम होने वाला है कि सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट आइदर यू वांट टू ऑप्ट डेट और गो फॉर दी इक्विटी। इस चीज को पता लगाने के लिए यू नीड टू एनालाइज द इंटायर प्रोसेस, द इंटायर स्ट्रक्चर, द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, द वे यू परसीव, द वे यू रन योर बिजनेस। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको डेट पे जाना है, इक्विटी पे जाना है, आपको किस चीज पे जाना है। तो उस चीज पे जाने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर वे। जैसे मैंने क्लास में पूछा था कि बेटा बिजनेस करना है, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो किस तरह करोगे? अपने पैसे लगाओगे, लोगों से पैसे लगाओगे, लोगों से उधार मांग के पैसे लगाओगे? तो बहुत से बच्चों ने कहा था लोगों से उधार मांग के पैसे लगाएंगे। एक बच्ची थी, जो एक बच्ची नहीं, एक फीमेल स्टूडेंट थी जिन्होंने कहा था कि मैं अपना पैसा लगाऊंगी। वो यहाँ आई नहीं है, उनका नाम क्या था यार, मैं भूल गया, बहरहाल नाम याद आएगा तो बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था मैं अपना पैसा लगाऊंगी। और फिर इसके बाद बाकी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने कहा था कि हम शेयर्स शेयर्स में जाएंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया था, बेटा देखिए बात सारी ये है कि जब आप शेयर्स, जब आप अपना पैसा लगाओगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन। जब आपको और पैसे चाहिए होंगे तो आप उधार मांगने जाओगे, तो उधार मांगने वाले आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अपना पैसा लगाया कि नहीं लगाया, और आप कहोगे मैंने तो अपना पैसा लगाया नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर ओन मनी फर्स्ट, then you need to ask someone else to give you the money to invest, not the invest. That means you are asking for the money कि काइंडली फॉर द टाइमिंग मुझे पेमेंट कर दो, मुझे अमाउंट दे दो, आई हैव टू बाय, आई हैव टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स, आई विल पे यू जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड द अमाउंट ऑफ इक्विटी वी आर आस्किंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, and against that investment we will be delivering the dividend amount. So basically there are two different things. तो ये पूरी की पूरी आपका पैरा, मतलब ये पेज उस चीज पे डिपेंड करता है जो कि एक, अब आप बच्चों पे, अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर टॉपिक 4 कंप्लीट होता है।
4 टॉपिक नहीं, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है बेटा। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी मैंने जो इतनी आपसे अभी बातें की है ना, कि आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी पे जाना है कि डेट पे जाना है, वो किस तरह से देखोगे, उसके लिए जो थ्योरी इंप्लीमेंट होगी उसका नाम है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। अच्छा, उसका नाम, अच्छा लारेब नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया, अब याद आया। सर सवाल है, पूछ मेरा बच्चा। पूछो पूछो, जल्दी पूछो यार। देखो बेटा, बात पता है कि लॉन्ग टर्म लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब ये है कि सिक्योर्ड इसलिए क्योंकि आपने कोलैटरल दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड इसलिए कि कोलैटरल देने के बावजूद भी लोग पेमेंट नहीं करते, तो इसलिए आपको यहाँ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात की जा रही है। जी बेटा, आपका कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके इस टॉपिक से हटके आप पूछे बेटा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बेटा, सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट का बेटा, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे सिर्फ आपसे। हाँ बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी। लकी क्या कह रही है भाई? लकी क्या कह रही है? लकी कह रही है कि कौन सा डिसएडवांटेज का लॉन्ग टर्म वाला समझा दे, अभी समझा देते हैं भाई। केविएट का मतलब होता है मेरे बेटे वार्निंग्स। वार्निंग्स, ऐसी वार्निंग्स जिसको जिसको देख के, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से हमारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहे, तो हमारे एक एज अ टीचर माइंडसेट क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस टाइम पे बच्चा सीरियस होकर क्लासेस लेता है उस टाइम पे बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट टेकिंग देयर स्टडीज सीरियसली। तो ये केविएट का मतलब है क्या करना, केविएट का मतलब है वार्निंग साइंस, अलार्मिंग सिचुएशंस। ऑफशोर किसे कहते हैं? सर डिफरेंस बता दे अकाउंट्स पेपर। बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है ना फाइक। कमिटेड लाइन का मतलब है मैं उधार लूंगा, अकाउंट पेबल का मतलब है भाई मैंने अभी क्रेडिट पे चीज परचेज कर ली है। तो दोनों में फर्क नहीं है क्या चंदा? बहुत फर्क है।
इंटर में सर ने बताया, क्या बताया था मेरा बेटा, क्या बता दिया था आपके सर ने? आवाज नहीं आ रही? हल्की आ रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब सही, अब सही है बेटा? जी बेटा फरमाए। बोले बेटा बोले, क्या सवाल है आपका, पूछे। अच्छा, मैंने बात कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें परमिशन मिल गई है। इस फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को, I will be conducting a revision class of revision of chapter number 1, 2 and 3, मार्च और फास्ट ट्रैक। जून सेशन में से कोई आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट दिस पर्टिकुलर सेशन इज ओनली फॉर मार्च और फास्ट ट्रैक। But anyone from June batch wants to join this session, you are invited as well. फायजा बेटा, आप हो कहाँ? इतने दिन से कहाँ गायब हो बेटा? सब खैर तो है? हमने कहा इतने होनहार स्टूडेंट हमारे नजर नहीं आ रहे। सॉरी की बात नहीं है, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, बच्चे चले जाते हैं, नजर नहीं आ रहे होते ना, टेंशन हो जाती है। ये सब कुछ आफियत वाला मामला ही है ना सबके साथ। बेटा फ्राइडे को आफ्टर जुम्मा। सर, व्हाट डूइंग इन कैंपेन टू एक्सपेंड द बिजनेस। जी बेटा, कैंपस में होगी, फिजिकल क्लास है ये। यार मैं तेरा सवाल नहीं समझा फाइक। तुम ये पूछना चाह रहे हो, what kind of campaign do we need to run to expand our business? There are so many things यार, there are so many things we need to consider यार। There are so many things that we need to consider. So can we end this session? This question is deliberately rude, that you are asking that will we ever practice exam? Because the amount of self-test question is also a type of exam practice. So I think the way you ask this question is little bit rude, ना? So इंशाल्लाह देखो, अगर मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अगर हाथ में होता तो मैं बिल्कुल आपको फौरन से प्रैक्टिस करवा देता, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं करवा सकता। हाँ, इंस्टेड ऑफ हम जब तक वेट कर रहे हैं सवाल का, तब तक अगर हम अपने तमाम टॉपिक्स को बिल्कुल ग्रिप में ले आए, तो इंशाल्लाह जब हमारे पास सवाल आएंगे ना, तो सारी चीजें हमारी क्या होंगी, एक्यूरेट होंगी, हमें फिर कोई चीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैन वी शेयर प्रेफरेंस शेयर? यू मीन टू से कैन वी सेल प्रेफरेंस शेयर, ये मतलब है बेटा आपका?
yes, we can sell preferential, but not at that वे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी बेच रही है, वो एक सर्टेन सिचुएशन के लिए होती है। सर आप क्विज कब से लेना स्टार्ट करेंगे? क्विज कब से लेना स्टार्ट करूंगा? गुड क्वेश्चन, इंशाल्लाह जवाब देते हैं इस पे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बेटा। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन किया सेशन। अल्लाह आपको खुश रखे कि आप इतना टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया यार। अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।